अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने सोशल लर्निंग थ्योरी और बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी हमने सोशल लर्निंग थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी और बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था अल्बर्ट बंडोरा ने। ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपने याद करना है कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो अल्बर्ट बंडोरा ने रिप्रेजेंट किया था इस थ्योरी को। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, इसमें जो मैप किया था किस पे पर्सपेक्टिव पे एक इंडिविजुअल के, जिसमें उसकी जो लर्निंग थी वो बेस करी थी डेट इंडिविजुअल कंसिडरेशन ऑफ द पर्सन। उसमें कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है इंडिविजुअल की, उसमें लर्निंग उसका जो बिहेवियर पैटर्न आ जाता है और इन्वायरमेंट आ जाती है। जो तीनों चीज़ें उसका जो लर्नर एबिलिटी आ जाती है, इसके अलावा बिहेवियर पैटर्न और जो इन्वायरमेंट होता है या लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो तीनों चीज़ें उसकी कंसिडरेशन या रिप्रेजेंट करी होती है इसकी सोशल लर्निंग थ्योरी को। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रोल मॉडलिंग की डेफिनेशन। रोल मॉडलिंग में हमारे पास ये होता है कि एक जो सीनियर होता है वो जूनियर को जो चीज़ लर्न करवा रहा होता है या सिखा रहा होता है, जो सीनियर होता है रोल मॉडलिंग का रोल मॉडल परफॉर्मेंस कर रहा होता है। फॉर इसमें वो इसकी डेफिनेशन बताता है ये कि हमारे पास सेंट्रल कंसेप्ट होता है सोशल लर्निंग थ्योरी का। ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो हमारे बड़े लोग होते हैं, अम्मी अब्बा होके करके, वो हमारे पास जो सोशली एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ होती हैं या मैनर्स होते हैं, राइट और रॉन्ग के जो डिफरेंस होता है वो हमें बताते हैं कि सोशली चीज़ें क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है तो क्या चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल। जिस तरह अल्कोहल होती है वो नहीं एक्सेप्टेबल होती तो हमें उसे डिनाई करना चाहिए। ये हमारे पास आ जाती है रोल मॉडलिंग। जो सीनियर जो है अपना जूनियर को लर्न करवाने के लिए या उनको जितनी भी स्किल्स होती हैं या उनको बिहेवियर जो होता है बताना होता है कि कौन सा जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल है कौन सा नहीं है, इसको कहते हैं रोल मॉडलिंग। For example, a more experienced nurse would demonstrate desirable performance attitudes and the behavior, sometimes serve as a mentor for a least experienced colleague के लिए। ये हमारे पास हो गया रोल मॉडल। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्टेजेस सोशल लर्निंग थ्योरी की। वो हमने याद करनी, वो हम फ्रेमवर्क से याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी 4 स्टेजेस हैं। सब फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ है। सबसे पहले हमारे पास रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल हमारे पास क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है बिहेवियर को, जो कि हाँ जो एक लर्नर होता है परसीव करता है रेनफोर्समेंट के जरिए। सबसे पहले हमारे पास अटेंशनल फेज होती है। अटेंशनल फेज में होता है कि जो रोल मॉडलिंग की डेमोन्स्ट्रेशन होती है उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि हमने अब क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, ये हमारे पास होती है अटेंशनल फेज, जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है रोल मॉडल की। उसके बाद हमारे पास रीटेंशन फेज होती है। रीटेंशन फेज में हमारे पास प्रोसेसिंग होती है और रिप्रेजेंटेशन होती है मेमोरी के अंदर, जिसमें ऑब्जर्व जो भी हम रोल मॉडल होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब उसकी प्रोसेसिंग होगी जो कि सेंसरी मोटर के जरिए होती है, और जैसे मेमोरी के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, अपन रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है। उसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन फेज होती है। रिप्रोडक्शन फेज में ये होता है कि जो जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की होती है, प्रोसेस की होती है, अब इस चीज़ को हमने रिप्रेजेंट करना है रिप्रोडक्शन के जरिए। वही चीज़ हमने अब रिप्रोड्यूस करनी है। वो किस तरह, इसमें हमारे पास मेमोरी गार्ड्स परफॉर्मेंस होती है। मेमोरी गार्ड परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जो भी मेमोरी के अंदर हमारे पास प्रोसेसिंग हुई है, जो हमने स्टोर किया, जो हमने लर्न किया, अब उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है एज अ रिप्रोडक्शन फेज के तौर पे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मोटिवेशन फेज। मोटिवेशन डिपेंड कर रही होती है रिप्रोडक्शन फेज में। हमने जो भी रिप्रोड्यूस करना है वो मोटिवेशन फेज में जाके करना है। वो दो चीज़ों के जरिए मोटिवेट हम पर्सन को कर सकते हैं, एक तो रेनफोर्समेंट और दूसरा पनिशमेंट के जरिए। ये रेनफोर्समेंट जो पनिशमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है मोटिवेशनल फेज। इसमें उसकी जो कोग्निटिव एक्टिविटी होती है वो कन्वर्ट की जा रही होती है उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। उसके बाद सेल्फ रेनफोर्समेंट की जाती है और पनिशमेंट की जाती है। ये हमारे पास होती है मोटिवेशनल फेज। उसके बाद हम परफॉर्मेंस कर देते हैं कि जो भी हमने ऑब्जर्व किया होता है जब प्रोसेस, उसके बाद रिप्रोड्यूस और मोटिवेशन फेज में रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के जरिए की होती है। जो चीज़ हमने लर्न की होती है इस प्रोसेस के दौरान, वो एंड पे हमने परफॉर्मेंस करनी होती है। ये हमारे पास हो जाती है सोशल लर्निंग थ्योरी। उसके बाद हमारे इसको दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अटेंशनल फेज है। अटेंशनल फेज में हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है, रोल मॉडल की ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, आपने एक ही वर्ड याद किया, इसमें ऑब्जर्वेशन होती है। सेकंड फेज में रिटेंशन फेज में हमारे पास प्रोसेसिंग होती है, रिप्रोडक्शन होती है, और थर्ड फेज में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन इसमें होती है। उसके बाद रिप्रोडक्शन फेज है। रिप्रोडक्शन मेरे पास मेमोरी गार्ड परफॉर्मेंस होती है, और मोटिवेशनल फेज मेरे पास उसको रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के जरिए इन्फ्लुएंस किया जाता है। ये हमारे पास होगी सोशल लर्निंग थ्योरी। आपने ये पॉइंट अच्छे से याद करने हैं, यूएचएस के पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है साइकोडायनामिक लर्निंग थ्योरी। यहाँ से आपने कुछ नहीं याद करना है। साइकोडायनामिक थ्योरी में आपने सिर्फ जो पर्सनैलिटी की जो थ्योरी थी, जो कि जीन पाजे ने इसको डिस्क्राइब किया था, रिप्रेजेंट किया था, आपने साइकोलॉजी के अंदर भी पढ़ा, आपने वही बस याद कर लेनी है। जिस तरह इसमें हमारे पास ईडा आ जाती है, इको आ जाती है,
इड में हमारे पास जितना होती है जो बलियर प्रिंसिपल पे बेस कर रही होती है, और जो हमारे पास उसके बाद उसके बाद हमारे पास आ जाती है ईगो आ जाती है, जो कि हमारे पास रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस कर रही होती है, ठीक है। जो कि हमारे पास जो इड की जितनी भी हमारे पास इम्पल्सिस होती हैं उसको वो रैशनलाइज कर रही होती है हमारे पास ईगो। उसके बाद हमारे पास एंड जाती है सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारे पास वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल पे कर रही होती है, बेस कर रही होती है, जिसमें हमारे पास जितनी भी हमारे पास इथिकल होती है, जो मॉरल वैल्यू होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। राइट और रॉन्ग के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो जो कन्फ्लिक्ट होता है दो चीज़ों के दरमियान उसको भी रिजोल्व कर रहे होते हैं। इस तरह हमारे पास अगर इसके अलावा जो हमारे पास होती है इको, जो इड और सुपर इको के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको ईगो रिजोल्व करती है। इसमें आपने बस ये याद रखना, और बाकी आप जो साइकोलॉजी की बुक है वहां से भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से टेबल याद करना है। फिर इसमें हमारे पास जाता है इको डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें ये भी आ जाता है कि जो टाइप्स ऑफ इको डिफेंस मैकेनिज्म है वो उनको डिफाइन करें या उनको एक कैरेक्टरिस्टिक लिखें, ये सारा कुछ ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हमने ये टेबल याद करना है, ठीक है। जो बेस क्या है इको डिफेंस मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के, सबसे पहले मेरे पास है डिनाइल। डिनाइल में ये होता है कि जो कोई भी चीज़ है या एक पर्सन है वो एक चीज़ से डिनाई कर रहा है, डिनाइल कर रहा है कि या चीज को लेने से इनकार कर रहा है, इसको कहते हैं डिनाइल। डिनाइल मेरे पास कहते हैं इग्नोरिंग होती है, रिफ्यूजिंग होती है टू एक्नॉलेज द रियलिटी ऑफ अ थ्रेट। कोई भी एक चीज थ्रेट है या फिर एंग्जाइटी होती है, उस जो रियलिटी होती है उससे वो डिनाई कराता है या कंफ्यूजिंग हो रहा है या इग्नोरिंग हो रही होती है या रिफ्यूज कर रहा होता है, इसको कहते हैं डिनाइल। और रैशनलाइजेशन मेरे पास क्या होता है, कोई भी हम अगर एक थ्रेड से अवे रहने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक्सक्यूज करते हैं, कोई बहाना लगाते हैं, जिस तरह बहाने बनाना, ये कहते हैं रैशनलाइजेशन। जब एक स्टूडेंट हमारे पास जो है जो काम है क्लास वर्क में नहीं करना चाहता है, बहाने बनाता है कि मुझे एब्डोमिनल पेन थी इसलिए मैंने काम नहीं किया, ये सारी रैशनलाइजेशन होती है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि अपना जो गुस्सा है वो दूसरों पे निकालना। जिस तरह एक हस्बैंड है ऑफिस से उसको गुस्सा है तो वो अपनी वाइफ पे निकालता है कि घर, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर टर्निंग आउट हॉस्टिलिटी एंड अग्रेशन ऑन अदर इंडिविजुअल रेदर देन डायरेक्टिंग एंगर एज अ सोर्स ऑफ, जिस मतलब जिसकी वजह से गुस्सा हुआ तो उस पर नहीं निकाला, आपने दूसरे पे निकाला जिस पे आपको, जिसकी वजह से आपको गुस्सा है ही नहीं था, जिसका होता है डिस्प्लेसमेंट। डिप्रेशन मेरे पास क्या होता है, कीपिंग अनएक्सेप्टेबल थॉट्स फीलिंग और एक्शन फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। आपने कॉन्शियस अवेयरनेस से में जितनी भी थॉट्स होती हैं फीलिंग्स होती हैं आपने इन सबको रिप्रेस कर देना ताकि आपको एंजाइटी वगैरह ना हो। उसके बाद रिग्रेशन में हमारे पास ये होता है कि जो भी हमारे पास कोई भी कोपिंग जिस तरह स्ट्रेटेजी होती है थ्रेट के साथ, जो हमारी करंट स्टेज चल रही होती है उससे हमने उसको क्या कहना रिग्रेस कर देना होता है। हमने जो बैक होती है स्टेज होती है जो हमारे पास अर्ली स्टेज होती है लेस मेच्योर, हमें उसमें शिफ्टिंग हो जाती है, इसको कहते हैं रिग्रेशन। मतलब कि शिफ्टिंग फ्रॉम द अर्ली स्टेज टू द प्राइमेटिव स्टेज, ये होती है रिग्रेशन। उसके बाद हमारे पास इंटेलेक्चुअलाइजेशन है। इंटेलेक्चुअल में हम डी अटैच हो जाते हैं। कोई भी हमारे पास फीलिंग है एब्स्ट्रैक्ट है जैसे सच है जिसकी वजह हमें एग्जैक्टिव वगैरह हो रही है, हम उससे डिटैच हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मिनिमाइज द एंग्जाइटी बाय रिस्पॉन्डिंग टू अ थ्रेट इन अ डिटैच एब्स्ट्रैक्ट मैनर विदाउट फीलिंग और इमोशंस। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन में हमारे पास जितनी भी अनएक्सेप्टेबल थॉट्स होती हैं, फीलिंग होती हैं, जो डिजायर होती हैं, हम उन दूसरे लोगों के सामने इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सीकिंग ऑन वंस अनएक्सेप्टेबल कैरेक्टरिस्टिक और डिजायर इन अदर पीपल। उसके बाद रिएक्शन फॉर्मेशन में हमारे पास ये होता है एक्सप्रेसिंग करते हैं और बिहेविंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज रियलिटी फेल्ट। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है उसको गुस्सा है या टेंशन है तो वो लोगों के सामने हैप्पी शो करेगा, रिप्रेजेंट अपने आप को, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दुख या तकलीफ है नहीं, इसको कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। या ऑपोजिट ही अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना, इसको कहते हैं हमारे पास रिएक्शन फॉर्मेशन ऑपोजिट। उसके बाद हमारे पास सब्लिमेशन में भी यही होता है कि जो कन्वर्टिंग रिप्रेस फीलिंग जो होती है टू सोशल एक्सेप्टेबल एक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो भी उसकी रिप्रेस फीलिंग होती है उस वो दूसरों को यही शो करवा रहा होता है कि मुझे कोई भी ऐसी रिप्रेस मेरे अंदर फीलिंग ही नहीं है। या हमारे पास इस तरह होता है फॉर एग्जांपल एक यूफोरिया है, डिसफोरिया मतलब बिल्कुल ही, जैसे डिसफोरिया का मतलब होता है कि एक पेशेंट बिल्कुल ही अनहैप्पी है, तो वो सोशली एक्सेप्टेबल ऐसे यूफोरिया के तौर पर रिप्रेजेंट करके मतलब कि वो बहुत खुश है, दूसरों को ये शो करवाए, लेकिन हालांकि वो अंदर से उसको एंजाइटी होगी या डिप्रेशन होगी। ये सब्लिमेशन जो रिएक्शन फॉर्मेशन थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन रिएक्शन फॉर्मेशन थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन वो वही ऑपोजिट चीज होती है, जिस तरह हैप्पी है तो अनहैप्पी शो करेगा, अगर अनहैप्पी तो हैप्पी शो करेगा।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन में हमारे पास कहता है कि मेकिंग अप फॉर वीकनेस बाय एक्सीलिंग इन अदर एरिया। इसमें कॉम्पनसेट जिस तरह चीज करते हैं, अगर एक चीज में ज्यादा है तो दूसरी चीज अगर डाउन है तो फिर जो चीज ज्यादा एक्सीड हो रही है तो उसके साथ कॉम्पनसेट किया जाता है। ये हमारे पास जाती है कॉम्पनसेशन। सबसे पहले डिनाइल है। डिनाइल मेरे पास इग्नोरिंग रिफ्यूजिंग होती है। रैशनलाइजेशन हमारे पास यूज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कहते हैं, जो दूसरों पे डायरेक्टिंग एंगर दूसरों पर्सन पे निकालते हैं जिसमें जिसपे कि जो सोर्स नहीं होता, ठीक है, एंगर का जो एक्चुअली सोर्स होता है थ्रेट पर, हम उस पर गुस्सा नहीं निकालते। इसमें इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, शिफ्टिंग होती है। रिप्रेशन में हमारे पास रिप्रेस कर देते हैं अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम रिटर्निंग होती है इसमें। और इंटेलेक्चुअल जैसे मेरे पास डीड एचेस होती है। प्रोजेक्शन मेरे पास अनएक्सेप्टेबल थॉट्स होते हैं जो डिजायर होते हैं इन अदर पीपल के सामने, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्शन फॉर्म में ऑपोजिट हमारे पास होते हैं रिएक्शन। और सब्लिमेशन में हमारे पास कन्वर्टिंग होती है। और कॉम्पनसेशन में हम चीज को कॉम्पनसेट करते हैं। ये हमारे पास जाती है जितने भी है डिफेंस मैकेनिज्म। या आप मेंटल हेल्थ में पर्सनली में पढ़ेंगे, वहां पे भी अच्छे से दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने सोशल लर्निंग थ्योरी और जो डिफेंस मैकेनिज्म का जो टेबल है आपने अच्छे से याद करना है। इसके बाद हमारे पास इसमें कुछ एक टर्म है ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस में हमारे पास ये होता है कि अकर्स व्हेन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देयर फीलिंग कन्फ्लिक्ट्स एंड रिएक्शन स्पेशली दोस डेवलप्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड विद सिग्निफिकेंट अदर्स सच एज द पेरेंट बॉन्ड टू अथॉरिटी फिगर्स एंड अदर इंडिविजुअल इन देयर लाइफ। इसमें वो बताता है ट्रांसफेरेंस में ये होता है कि जो होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं, जो लड़ रहे होते हैं, अब्यूज होते हैं, ठीक है, या उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, डिसोबीडियंट होते हैं, ये सारी ट्रांसपेरेंस होती है चीज़ें, ठीक है। ये उसके बाद इसमें काउंटर ट्रांसपेरेंस भी होती है। इसमें जो मेंटल हेल्थ में भी अच्छी दी हुई है ट्रांसपेरेंस में। जो फॉर एग्जांपल अगर एक जो पेशेंट है तो वो नर्स के साथ बुरे बिहेवियर से पेश आ रहा है, उसको घर का गुस्सा था, लेकिन उस पेशेंट ने या उसको बीमारी की वजह से इलनेस है या डिसेबिलिटी की वजह से उसकी एंजाइटी है तो उसने नर्स पे जो था गुस्सा निकाल, उसको कहते हैं ट्रांसफेरेंस। और जो काउंटर ट्रांसफेरेंस होती है इसमें जो एक नर्स है वो पेशेंट पे अपनी सारी जो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, वो पेशेंट पे निकाल रही होती है। इन दोनों में डिफरेंस है, उल्टा है। ट्रांसफेरेंस में जो पेशेंट है वो नर्स पे होता है। और उसके बाद हमारे पास जो होता है काउंटर ट्रांसफेरेंस में ये होता है कि जो हमारे पास जो नर्स है वो पेशेंट पे अपना जो गुस्सा है वो निकाल सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी जो हमारी पास है इसको मैस्लो अब्राहम मैस्लो ने इसको रिप्रेजेंट किया था 1954 में। इसके हमारे पास स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजिकल स्टेज, सेफ्टी है, बिलोंगिंग एंड लव आ जाती है। उसके बाद स्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। सबसे पहले हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड में जितनी भी सर्वाइवल इसकी नीड्स आ जाती हैं, जो इसको सर्वाइवल की जरूरी होती है, लाइफ को डिपेंडेंसी होती है, इसमें हमारे फूड है, वाटर है, वार्मथ है, स्लीप। उसके बाद हमारे पास सेफ्टी है। जितनी भी फिजियोलॉजिकल नीड है इनको सेफ्टी की जरूरत होती है। तो सेफ्टी हमारे पास जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर आ जाता है, प्रोटेक्शन आ जाती है, एज वेल एज फ्रीडम फ्रॉम द फियर। उसके बाद बिलोंगिंग एंड लव आ जाता है। बिलोंगिंग एंड लव में हमारे पास क्या होता है, उसको अफेक्शन की जरूरत होती है, लव की नीड होती है, रिसीव भी करता हो और नीड टू गिव भी होती है। इसमें इसके अलावा हमारे पास स्टीम है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो सारी स्टीम है जाती है, उसको कॉन्फिडेंस उसका इसमें डेवलप होता है, इंडिपेंडेंसी होती है, रिकॉग्निशन होती है और अप्रिशिएशन की नीड होती है। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जितनी भी इसकी नीड फुलफिल होती है वो एक पोटेंशियल तक गेन कर जाती है। हाई पोटेंशियल में इसमें जरूरत होती है जितनी भी उसकी, इसके बाद फर्दर सेल्फ स्टीम के बाद जितनी भी उसकी नीड रह जाती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पूरी होती है, कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमारा फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजी में जितनी भी इसकी सर्वाइवल नीड्स है वो जिसमें फूड और वाटर वगैरह। सेफ्टी में फिजियोलॉजिकल नीड को सिक्योरिटी की जरूरत होती है, स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की, फ्रीडम की होती है और प्रोटेक्शन की होती है। उसके बाद हमारे पास बिलोंगिंग एंड लव की है। बिलोंगिंग लव में उसके जो अफेक्शन को रिसीव करता है, नीड टू गिव होती है कि उसको जितनी भी लव है, अफेक्शन है, बिलोंगिंग वो इसको मिले। उसके बाद स्टीम मेरे पास सेल्फ स्टीम की नीड होती है, कॉम्पिटेंट होता है, इंडिपेंडेंस होता है, कॉन्फिडेंस होता है, एप्रिशिएशन की नीड होती है। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में नीड्स टू फुलफिल वंस पोटेंशियल आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको फर्दर वीडियो मिल सके।